गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलिए इस वीडियो में हम और कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एडजुडिकेशन और अपील से रिलेटेड है। 10 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ 11th पॉइंट। क्या कह रहा है देख लेते हैं कि जो भी मेंबर होंगे वो एक्ट कर सकते हैं चेयरपर्सन की तरह। अब मान लीजिए चेयरपर्सन अगर बीमार है, सिक है, कोई प्रॉब्लम है, रिज़ाइन कर दिया है या फिर उसका पोस्ट खाली हो गया है, वो डिपेंड करता है कि वो किस वजह से हुआ है। अगर तो वैकेंसी टेम्परेरी है, राइट, तो सीनियर मोस्ट जो भी मेंबर होगा वो चेयरपर्सन की तरह एक्ट करेगा जब तक वो चेयरपर्सन वापस आ नहीं जाते। अभी ये टेम्परेरी वैकेंसी हो सकती है उनकी इलनेस की वजह से, राइट, या कुछ और एक्सीडेंट हो गया है और इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम हो गई है और कुछ टाइम के लिए वो अब्सेंट हैं अपनी ड्यूटी से। तो जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो चेयरपर्सन की तरह ही एक्ट करेगा और जब चेयरपर्सन वापस ज्वाइन कर लेंगे तो जो मेंबर है वो मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, राइट। लेकिन अगर चेयरपर्सन ने परमानेंटली एक तरीके से वो पोस्ट छोड़ दिया है, मतलब रिज़ाइन कर दिया है या उनकी डेथ हो गई है, तो इट मीन्स कि उनकी जो पोस्ट है वो वेकेंट हो गई है। वो टेम्परेरीली वेकेंट नहीं है, वो वेकेंट हो गई है। अब उसकी जगह नए पर्सन को अपॉइंट करना ही पड़ेगा चेयरपर्सन की तरह। तो उसमें भी यही होगा कि जब तक नया चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं हो जाता तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो तब तक इस कार्यभार को संभालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेंबर हैं वो चेयरपर्सन की तरह एक्ट कर सकते हैं। नाउ 12th पॉइंट क्या कह रहा है, स्टाफ ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल एंड स्पेशल डायरेक्टर। ठीक है, अभी क्या होता है कि एपीलेट ट्रिब्यूनल में काम करने के लिए स्टाफ की भी ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत है। सिमिलरली जो स्पेशल डायरेक्टर है उन्हें भी इन एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एम्पावर कर सकती है, उन्हें परमिशन दे सकती है या उन्हें कुछ ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ दे सकती है ताकि वो अपना काम स्मूथली कर सके, ठीक है। और वो क्या काम करेंगे, वो वही फंक्शंस करेंगे, वो वही एक्टिविटीज़ करेंगे जो उनको ऑथराइज़ किया जाएगा चेयरपर्सन और स्पेशल डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है। और उनकी जो सैलरी और अलाउंसेस होगा वो डिपेंड करेगा कि जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या जो भी अकॉर्डिंग टू रूल्स डिस्क्राइब किए जाएंगे वही उनकी सैलरीज और अलाउंसेस उस तरीके से फिक्स होंगे, ठीक है। नाउ 13 पॉइंट क्या कहता है, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द एपीलेट ट्रिब्यूनल एंड स्पेशल डायरेक्टर, राइट। तो अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। एपीलेट ट्रिब्यूनल और स्पेशल डायरेक्टर, राइट, वो उनका अपना एक प्रोसीजर होता है जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉर्ट आउट करने का। जस्टिस का ऑब्वियसली क्राइटेरिया रहेगा कि वो जो भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियसली जस्टिस यानी न्याय प्रणाली जो भी उनका सिस्टम है अपना, या एक ये ध्यान में रखेंगे कि कोई भी डिसीज़न लिया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसमें किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल्स वो ध्यान में रखेंगे। लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो उनका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करने के लिए वो बाध्य नहीं है, उनका अपना प्रोसीजर होगा। दे हैव देयर ओन प्रोसीजर। एपीलेट ट्रिब्यूनल या स्पेशल डायरेक्टर को अपना प्रोसीजर फॉलो करने का राइट है, लेकिन जस्टिस का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि वो उसकी अवहेलना ना हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, ठीक है। और इनके पास जो सिविल कोड के, हालांकि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत जो हमारी सिविल कोड होती है उसकी जो भी पावर्स होती हैं वो सब एपीलेट ट्रिब्यूनल और स्पेशल डायरेक्टर के पास होती हैं। अभी ये कौन कौन सी पावर है वो देख लेते हैं। जैसे ये सम्मन भेज सकते हैं, मतलब किसी को नोटिस देकर उन्हें कोर्ट में या पर्टिकुलर प्लेस पर बुलाया जा सकता है और उनकी अटेंडेंस को इंश्योर किया जा सकता है। वो पर्सन जो इंक्वायरी के लिए ज़रूरत है उसकी स्टेटमेंट हमें चाहिए उसके लिए। और उसके अलावा नए जो भी एविडेंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी डिमांड कर सकते हैं और उसके लिए वो एक्चुअली अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। एविडेंस वो इकट्ठे कर सकते हैं, एफिडेविट ले सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा कोई भी ऐसा रिकॉर्ड चाहे वो पब्लिकली उनको अरेंज करवाया जाए, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो पर्टिकुलर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत है वो ये जो है रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा कमीशन इशू कर सकते हैं, किसके लिए, जो भी विटनेस होंगे, गवाह होंगे या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए, यानी उनको चेक करने के लिए, ठीक है। और जो भी अपना डिसीज़न लेते हैं उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, किसी का रिप्रेजेंटेशन को वो रिजेक्ट कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कह रहा है ये, साइड मतलब एक तरीके से अभी उसको टेम्परेरीली एक तरीके से जैसे अभी पोस्टपोन कर सकते हैं किसी ऑर्डर को, जो भी डिसमिसल से रिलेटेड जो ऑर्डर होगा, कोई भी रिप्रेजेंटेशन हुआ उसका उन्होंने डिसमिस किया, उससे रिलेटेड जो ऑर्डर है उसको अभी टेम्परेरीली पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी मैटर्स उनको उनके अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दिया है या स्पेशल डायरेक्टर ने दिया है, ठीक है, वो इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा जिस तरीके से सिविल कोर्ट में जो एक्सप्लेनेशन जो भी एक तरीके से एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं उसकी तरह से वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। और उनके पास सारी पावर्स होंगी सिविल कोर्ट की, मतलब जो भी ऑर्डर देंगे ना तो उसके ऊपर उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा ऐसे मानकर जैसे कि सिविल कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है। और सिविल कोर्ट जो है कई बार क्या होता है कि कुछ ऑर्डर्स सिविल कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और सिविल कोर्ट उनको एग्जीक्यूट करवाने का काम करेगा, ठीक है। ऑर्डर दिया अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन का काम सिविल कोर्ट को दिया जा सकता है और सिविल कोर्ट उसको इसी तरीके से एग्जीक्यूट करवाएगी जिस तरीके से उनका अपना कोई ऑर्डर या डिक्री हो, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, चाहे वो स्पेशल डायरेक्टर के आगे हो या अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे हो, उन प्रोसीडिंग्स को बिल्कुल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की तरह माना जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सारे रूल्स लागू होंगे और सिविल कोर्ट की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 14 पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग बेंचेस। अभी क्योंकि हमें पता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो भी मेंबर होते, जो चेयरमैन है वो मेंबर्स के एक तरह से मान लीजिए एक ग्रुप्स बना लेंगे और उनको पर्टिकुलर केसेस दिए जाते हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से, उनके एरिया के हिसाब से। तो हर बेंच को अलग अलग जो है केस दिया जाएगा और इसका मतलब है कि बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। चेयरपर्सन टाइम टू टाइम डिफरेंट एरिया और केसेस को डिफरेंट बेंचेस को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो भी मैटर्स आएंगे उनको अलग अलग ग्रुप्स में एक तरीके से डिसीजन लेने के लिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ चेयरपर्सन टू ट्रांसफ़र केसेस, यानी चेयरपर्सन के पास एक अधिकार होता है कि वो एक बेंच को जो केस दिया है उस केस को एक बेंच से दूसरे बेंच पर ट्रांसफ़र कर सकता है। वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन दी अगर किसी भी पक्षकार ने, दोनों पक्षों में से, मतलब जो डिस्प्यूट है उसके आधार पर अगर दोनों में से किसी ने भी अगर एप्लीकेशन दिया है और या जो भी दोनों पार्टीज़ को नोटिस देकर, ठीक है, एक तो ये होता है ना कि पार्टीज़ ने कहा अप्लाई किया कि हमारा केस जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए, या कई बार चेयरपर्सन अपनी इच्छा से भी, हमें लगता है विदाउट एनी एप्लीकेशन फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टी, वो अपनी इच्छा से भी जो है एक केस को एक बेंच से दूसरे बेंच पे ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसीजन टू बी बाय मेजॉरिटी। अभी बेंच में मान लीजिए एक केस गया और मान लीजिए एक बेंच पे 2 मेंबर हैं और दोनों मेंबर्स का ओपिनियन डिफरेंट आ रहा है, तो डिसीजन नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर ये केस इस केस का फाइनल डिसीजन लेने के लिए एक तीसरे मेंबर को और ऐड किया जाएगा और उसके बाद जो मेजॉरिटी से डिसीजन होगा वही डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएगा हमारा राइट ऑफ अपीलेंट टू
टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, जब भी कोई अपील करता है पर्सन, ठीक है, तो वो पर्सन या तो पर्सनली एक तरह से अपना केस ले सकता है, या वो किसी लीगल यानी लॉयर की मदद ले सकता है अपना केस प्रेजेंट करने के लिए, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मदद ले सकता है। इन पर्सन भी आ सकता है या इन लोगों की हेल्प भी ले सकता है अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है, अथोराइज़ करती है इन लोगों को, जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको ऑथराइज़ करेगी कि आप पर्टिकुलर पर्सन का केस प्रेजेंट कर सकते हो। किसके आगे? चाहे वो स्पेशल डायरेक्टर के आगे या अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंबर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो भी मेंबर्स होंगे, चेयरपर्सन है, मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कहाँ के? अपीलेट ट्रिब्यूनल के, राइट, और स्पेशल डायरेक्टर है, ये सब के सब पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। सिविल कोर्ट का कोई अधिकार नहीं रहेगा अगर कोई केस अपीलेट ट्रिब्यूनल में चल रहा है। सिविल कोर्ट को कोई राइट नहीं है कि वो उस प्रोसीडिंग में कोई भी इंटरफियर करे, राइट। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। हालांकि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके पास सिविल कोर्ट के सारे राइट्स हैं, लेकिन सिविल कोर्ट को उसमें इंटरफियर करने का राइट बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान में हमें रखना होगा। और इसके अलावा अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर कोई भी एक्शन ले रहा है, कोई डिसीज़न ले रहा है, तो सिविल कोर्ट को उस डिसीज़न को कैंसिल करने का, उसके ऊपर कोई उसको ओवर पावर करने का अधिकार नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज अपील टू हाई कोर्ट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हाई कोर्ट को अपील करना। इसमें क्या हुआ, अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से या स्पेशल डायरेक्टर के डिसीजन से कोई भी ऑब्जेक्शन है, तो वो विदिन 60 डेज़, अब 60 डेज़ कहाँ से काउंट होने हैं? जब इन लोगों का डिसीजन आएगा उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर वो पर्सन हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और अपनी बात रख सकता है। हाई कोर्ट चाहे तो इस 60 डेज़ के टाइम को बढ़ा सकती है अगर उन्हें लगे कि अपील करने वाले पर्सन का कोई जेन्युइन रीज़न रहा है और शायद उस वजह से वो अपील करने में लेट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक बात हमारी क्लियर होती है। तो यहाँ तक के जो पॉइंट्स थे वो थे हमारे एडजुडिकेशन और अपील से रिलेटेड। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। नाउ दिस इज़ आवर न्यू टॉपिक। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट का मतलब क्या है? एक तरीके से एक ये भी एक बॉडी कह सकते हो आप, या एक पोस्ट कह सकते हो, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, और उसमें एक पर्सन डायरेक्टोरेट होगा, कुछ और ऑफिसर्स होंगे, उन ऑफिसर्स को ऑफिसर ऑफ एनफोर्समेंट कहा जाएगा। ऑब्वियसली उनका काम भी ये सारे प्रोविजंस को स्मूथली रन करना और उसको हैंडल करना है। ठीक है, चलिए दूसरी बात कह रहे हैं, जो भी देखिए जहाँ पे भी आप देखो ना, विदाउट प्रेजुडिस, इसका मतलब होता है कि हम अगर कोई अधिकार दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो उस अधिकार को देने से किसी और अधिकार में बाधा नहीं आनी चाहिए। ध्यान में रखना, मतलब अगर एक सेक्शन के अंतर्गत आपको किसी चीज़ की परमिशन मिली है, तो दूसरे सेक्शन में ये नहीं है कि वो परमिशन दूसरे सेक्शन को तोड़कर अवॉइड करके दी गई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वर्ड का मतलब आपको यही समझना है। विदाउट प्रेजुडाइस हमने क्या देखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे, यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आप देखोगे कि बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नाम आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑथोराइज करेगी किसको? अब ध्यान से दीजिएगा, एक तो डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट को, या फिर एडिशनल डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, या फिर हमारा है स्पेशल डायरेक्टोरेट, यानी स्पेशल है, एडिशनल है और नॉर्मल डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है। उनको क्या करेगी? उनको एक ऑथोराइज करेगी कि वो अपॉइंट कर सकते हैं किसको? ऑफिसर्स को, जो भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि उसमें कुछ लोग भी होंगे जिनको ऑफिसर्स हम कहेंगे, तो ऑफिसर्स ऑफ एनफोर्समेंट को अपॉइंट करने का राइट है, लेकिन वो किस रैंक के होने चाहिए? वो असिस्टेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, उससे नीचे के रैंक के जो लोग हैं उनको अपॉइंट करने का अधिकार इन तीनों कैटेगरी में से सबको है। ठीक है ना।
अब जिनकी भी अपॉइंटमेंट हुई है, ऑब्वियसली कंडीशन टर्म, जैसे कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो वो भी ध्यान में रखना। तो सर्टेन कंडीशन और लिमिटेशन के साथ क्या कर रही है, जिन भी लोगों को लगाया गया है ऑफिसर के पद पर, उनको एस्टेब्लिश किया गया है, उनको वो सारी पावर्स दी जाएंगी जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, और वो उन सारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। पहला पॉइंट था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ पावर ऑफ सर्च, सीजर एट्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि जो भी डायरेक्टरेट होगा या फिर जो भी अदर ऑफिसर्स होंगे, लेकिन वो असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे के लोग हो सकते हैं, उनको अधिकार है इन्वेस्टिगेशन का। अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है, मतलब कोई भी रूल तोड़ा जाता है, कोई प्रोविज़न फॉलो नहीं किया जाता है, इसका वो कॉन्ट्रावेंशन बोलेंगे, और उसको इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार इन लोगों को है। फिर आ गया फिर से विदाउट प्रेजुडाइज। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज़ करेगी ऑफिसर्स को, किसी भी ऑफिसर को, या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, या रिजर्व बैंक का है, लेकिन वो सेक्रेटरी से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए, वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमने डायरेक्टोरेट को ले लिया और यहाँ पर हमने कुछ और लोगों को ले लिया, ठीक है, और काम उनका सेम ही है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तीसरी जो बात है, इन ऑफिसर्स को, जिसकी अभी अभी हमने बात की, उनको वो जो पावर्स दी जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अभी आप देखो ये ध्यान में देना कि वो उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को जो पावर्स दी जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, अपने काम को अच्छे से चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड पॉइंट, एम्पावरिंग अदर ऑफिसर्स। अभी यहाँ पे भी कुछ अदर ऑफिसर्स आए थे जिनको सर्च और सीजर करने का राइट था। सर्च और सीजर का मतलब होता है सर्च करना एंड कुछ चीज़ों को कस्टडी में लेना। अभी यहाँ पर फिर से कुछ और ऑफिसर्स को एम्पावरमेंट दी है। इसमें पुलिस ऑफिसर भी है, इसमें कस्टम डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, इसमें एक्साइज ऑफिसर्स भी हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ये अधिकार देती है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को इस तरीके से निभाइए, ये आपके पास पावर्स हैं, और इस तरीके से, और जो भी उनको काम बोला गया है, उनके जो ड्यूटीज़ दी गई है, तो साथ साथ उनको कुछ पावर्स भी दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑफिसर्स आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप के होंगे, तो ये भी काम वही कर रहे हैं, सर्टेन कंडीशंस और लिमिटेशन उन पर लागू होंगी, और इनके पास भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जैसे ही अधिकार होंगे जिसका इस्तेमाल वो अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने में कर सकते हैं यूज़, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये वीडियो रहेगा, जिसमें हमने देखा एक तो कुछ अपील के हमने पॉइंट्स जो हमारे लास्ट वीडियो में अभी हमने छोड़ दिए थे वो हमने कंप्लीट किए, प्लस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में भी हमने कुछ बातें डिस्कस करी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और प्रोविजंस की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।